चलिए 10th बोर्ड का हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे और आज तो बोर्ड का डेट शीट भी आ चुका है एग्ज़ाम का, जो कि 26 अप्रैल से था। वो तो पहले कंफर्म था, लेकिन किस सब्जेक्ट किस दिन है वो भी आ चुका है। तो उसी सीरीज़ में, रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं, चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस टॉपिक के अंदर इवोल्यूशन को रिमूव किया गया है और ओनली आपको हेरिडिटी रीड करना है। तो इवोल्यूशन को रिमूव किया गया, आप इवोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे। हेरिडिटी को हम डील करेंगे, जिस तरह से हर एक टॉपिक को 2 पार्ट में डील करते हैं, इसी तरह से हेरिडिटी को भी 2 पार्ट में डील करेंगे। अगर हेरिडिटी को आप बायोलॉजी को रटने का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको हेरिडिटी समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ज़्यादा शिकायत होता है कि सर हमको हेरिडिटी समझ में नहीं आता है। हेरिडिटी को अगर रटने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के प्रयास करें और समझ के आप इसे याद करें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप निफिक्र रहें, आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का जो रैपिड रिवीजन क्लास है वो आपको टाइम पर अपडेट होते रहे और हम एक समय से पहले मार्च के अंदर अंदर तक पूरा कंप्लीट कर लें। इससे पहले हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायोलॉजी का एक कर चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक बायोलॉजी का है। केमिस्ट्री का भी एक कर चुके हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लें, ताकि आपका बोर्ड का परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी। हेरिडिटी जेनेटिक्स, बायोलॉजी का जेनेटिक्स ब्रांच में पढ़ा जाता है। और जेनेटिक्स क्या होता है? वो ब्रांच साइंस का जिसमें अपन हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन करेक्टर का ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी। इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, करेक्टर्स या ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसे बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स का, करेक्टर का, ट्रेड्स का ट्रांसफर होना कहलाता है क्या? हेरिडिटी। व्हाट इज ट्रेड्स? इन जनरल तो ट्रेड्स करेक्टर एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक होता नहीं है। एक ही करेक्टर का 2 फॉर्म होता है और वो जो 2 अलग अलग फॉर्म है करेक्टर का, उसको ट्रेड्स बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं प्लांट का हाइट। प्लांट का हाइट में प्लांट टॉल भी हो सकता है और प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है। तो प्लांट हाइट एक करेक्टर हुआ और ये टॉल और ड्वार्फ जो है ये क्या हुआ? उसका ट्रेड्स हुआ। तो यही ट्रेड्स का, करेक्टर का 1 to 1 जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। अब अगर आगे बात करें कि ये हेरिडिटी का मतलब हुआ ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाला कैरेक्टर, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में आएगा, उसके ऑफ स्प्रिंग से वो अपना ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, अब जैसे ये पेरेंट्स हुआ, अब हमारे अंदर जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल में फादर है, फीमेल में मदर है। ये दोनों का ट्रांसफर जो है कहाँ पे आएगा? जायगोट में आएगा। जायगोट में दोनों का ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर, मेल बनाएगा स्पर्म, फीमेल बनाएगा ओवम, दोनों फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट में दोनों का कंप्लीट कैरेक्टर आएगा, लेकिन सारा कैरेक्टर जो है इसमें एक्सप्रेस जायगोट का नहीं हो पाएगा। कैरेक्टर का आना अलग बात है और कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना अलग बात है। कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए, जीन को एक्सप्रेस होने के लिए, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन करता है? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट। डीएनए का कौन सा पार्ट? डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसे अपन बोलते हैं जीन। तो कंप्लीट डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। तो ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में क्या कर, डीएनए के माध्यम से सारा कैरेक्टर आ चुका है, सारा कैरेक्टर आ चुका है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब पेरेंट्स से मतलब फादर और मदर ही नहीं हुआ, पेरेंट्स से मतलब हुआ फादर का पीछे 5 जनरेशन और मदर का पीछे का 5 जनरेशन, सारा कैरेक्टर इसमें आ चुका है। किसमें? जायगोट में। इसलिए इसमें लिखा हुआ है हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अप टू 5 जनरेशन मिनिमम, इसे बोलते हैं हेरिडिटी। और सारा कैरेक्टर जो जायगोट में आया है ये सारा एक्सप्रेस नहीं होगा। कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ डोमिनेंट फॉर्म में जो एक्सप्रेस हुआ क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फॉर्म। और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको बोलते हैं रिसेसिव फॉर्म। तो डोमिनेंट वो हो पाएगा, वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, वो ट्रेट डोमिनेंट होगा जिसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। तो सारा जीन का आना, जीन क्या है? डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए क्या है? डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल मतलब वो आपका जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। तो कंप्लीट डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा उसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो जीन का होना बड़ी बात नहीं है, जीन का एक्सप्रेस होना बड़ा बात है। तो अब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में अप टू 5 जनरेशन कैरेक्टर तो जायगोट में आ चुका है, लेकिन ये जायगोट से सारा कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए ये जरूरी नहीं है।
तो कौन सा करेक्टर ट्रांसफर होगा कौन सा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरनमेंट पे, कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे जीन होता है। अब टर्म आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग का अलग होना, उसे क्या कहलाता है? वेरिएशन। तो आप कंप्लीट अपना पेरेंट्स की कॉपी नहीं है, कुछ हद तक आप पेरेंट्स से सिमिलर हैं और कुछ हद तक डिसिमिलर है। सिमिलर होने को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? सिमिलर होने का टर्म हुआ इनहेरिटेंस, ठीक है। और पेरेंट्स से जो आप अलग दिख रहे हैं इसको बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है। यहाँ वेरिएशंस क्लियर हो गया। डिफरेंसेस अमंग द स्पीशीज या फिर पॉपुलेशन। अब इस जेनेटिक्स को समझाने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने पास थे जो कि इसे समझा चुके हैं, वो है मेंडल। मेंडलियन नहीं, मेंडल। कौन? मेंडल। अब मेंडल का वर्क देखते हैं इनहेरिटेंस पे और वेरिएशंस पे। इनहेरिटेंस क्या हुआ? पेरेंट्स से आप जो सुंदर दिख रहे हैं दैट इज इनहेरिटेंस, और पेरेंट्स से जो आप अलग दिख रहे हैं दैट इज वेरिएशंस। इट इज वेरी इजी। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। अब मेंडल जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट पे। वो प्लांट का नाम है गार्डन पी प्लांट, और उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं पीडम स्टेडाइफम, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये मेंडल जो है वो मेंडल साहब पी प्लांट को सेलेक्ट किए और पी प्लांट पे स्टडी करके बताए कि किस तरह से करेक्टर ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद कौन सा करेक्टर आपको एक्सप्रेस होगा, कौन सा एक्सप्रेस नहीं होता है। जो एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। तो जब मेंडल पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट के लिए इन जनरल प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है, ह्यूमन बींग्स को नहीं, एनिमल्स को नहीं, क्योंकि एनिमल्स को हार्म ना हो सके। और ह्यूमन बींग्स को इसलिए नहीं सेलेक्ट करते हैं कि अब टू नेक्स्ट जनरेशन 5-7 जनरेशन देखने के लिए एक इंसान तो जिंदा नहीं रहेगा, और प्लांट का 5 जनरेशन क्या 50 जनरेशन एक इंसान देख सकता है। प्लांट का लाइफ टाइम कम होता है, तो पी प्लांट का भी लाइफ टाइम कम होता है। और प्लांट में पी प्लांट ही क्यों? क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारा करेक्टर देखने को मिलते हैं, और करेक्टर भी किस तरह का? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब एक ही करेक्टर का दो फॉर्म, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। अब डोमिनेंट क्या हुआ, रिसेसिव क्या हुआ? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया नेक्स्ट जनरेशन में। फादर से करेक्टर आया किसमें? ऑफ स्प्रिंग में, और ऑफ स्प्रिंग में जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ उसे बोलेंगे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसे बोलेंगे रिसेसिव। अब जो रिसेसिव करेक्टर अपने अंदर है जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा हो सकता है उसमें एक्सप्रेस हो जाए, तो जिसमें एक्सप्रेस होगा उसके लिए वो करेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से मेंडल साहब जो है वो 7 करेक्टर देखे किसके अंदर? पी प्लांट के अंदर। और 7 करेक्टर देखे तो 7 करेक्टर में अलग अलग करेक्टर का अलग अलग डोमिनेंट फॉर्म था और रिसेसिव फॉर्म था। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म को अपन देखते हैं। डोमिनेंट अब 7 करेक्टर में एक करेक्टर रहते हैं सीड शेप। कौन सा? सीड शेप, जो पी प्लांट का सीड शेप है। तो देखा गया अगर मेंडल 100 प्लांट को सेलेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, 100 में से 90 प्लांट का सीड शेप कैसा था? राउंड, और 10 प्लांट का सीड शेप कैसा था? विरिंकल। तो मैक्सिमम प्लांट में कौन सा आ रहा है? राउंड आ रहा है। तो राउंड क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट, और विरिंकल्ड क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेट। इस तरह से मेंडल 7 को क्या किए? 7 करेक्टर को सेलेक्ट किए, और 7 कैसा करेक्टर? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब जिस करेक्टर का दो फॉर्म हो, एक डोमिनेंट फॉर्म एक रिसेसिव फॉर्म। नेक्स्ट अपने पास है सीड कलर। सीड में डोमिनेंट कौन सा है? येलो, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए F1 में, और ग्रीन कलर क्या हो गया सीड का? आपको रिसेसिव फॉर्म। 100 में से 90 क्या हो गया? येलो, और 10 क्या हो गया? ग्रीन। तो देखा गया कि जो मैक्सिमम सीड कलर है किसका? पी प्लांट का, येलो है, तो येलो कैसा हो गया? डोमिनेंट फॉर्म। वैसे इस तरह से 7 करेक्टर लिया गया, और ये 7 कलर करेक्टर में है फ्लावर कलर। फ्लावर के साथ साथ कौन सा है? पोड शेप। पोड शेप के बाद पोड कलर, फ्लावर का पोजीशन, और स्टीम का हाइट। स्टीम का हाइट बहुत यूजफुल है। स्टीम का हाइट, स्टीम देखा गया कि मैक्सिमम पी प्लांट टॉल होते हैं, टॉल डोमिनेंट फॉर्म है, और ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव फॉर्म है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी तक आप समझ पा रहे हैं? ये यहाँ तक की बात था। अब आगे देखते हैं इस मेंडल का एक्सपेरिमेंट कि मेंडल किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेंडल का जो अपने पास 7 करेक्टर है, ये 7 करेक्टर का अलग अलग फॉर्म है। 7 करेक्टर का अलग अलग फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म। जो अपने आप को एक्सप्रेस किए वो डोमिनेंट याद रखेगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो रिसेसिव। ये दुनिया का नियम ही है, जो अपने आप को शो कर दिए वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाए वो रिसेसिव। अब ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल एक टाइम में पहले क्या किया? मेंडल एक्सपेरिमेंट के टाइम में एक टाइम में एक करेक्टर लिया। जैसे प्लांट का एक टाइम में एक करेक्टर कौन सा हो गया? पी प्लांट का। पहले स्टीम हाइट ले लिया, फिर फ्लावर का कलर ले लिया। अगर एक टाइम में मेंडल एक ही करेक्टर का स्टडी करता है तो इस तरह का स्टडी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें एक टाइम में मेंडल साहब एक ही का स्टडी कर रहे हैं, एक ही करेक्टर का। अब देखते हैं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है।
अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए अपन यहाँ पर आते हैं, इस पेज पे देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्या है, जैसे मेंडल साहब एक टाइम में एक कैरेक्टर लिए, और अगर एक टाइम में एक कैरेक्टर लिए दैट क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये क्रॉस क्यों कराए? क्रॉस मीन्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किए कि मेंडल साहब चेक करना चाह रहे थे क्या इनहेरिटेंस हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में क्या डोमिनेंट फॉर्म में है, क्या रिसेसिव फॉर्म में है, क्या वेरिएशन है, उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर मेंडल साहब लेते हैं आपको प्लांट का हाइट। अब प्लांट का अगर हाइट है तो इसका दो ट्रेट होगा, एक होगा डोमिनेंट फॉर्म जो कि टॉल होता है, और एक होगा रिसेसिव फॉर्म जो ड्वार्फ होता है। समझ गए बात? एक डोमिनेंट फॉर्म और एक टॉल फॉर्म जो क्या होगा। अब ये दो फॉर्म अपने पास है, अब ये दोनों फॉर्म के अंदर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, इसको अब इस प्लांट का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक बार में मेंडल जो है एक कैरेक्टर लिया, तो एक कैरेक्टर मतलब मोनो, मोनो मतलब सिंगल, और सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर प्लांट का हाइट है तो ये प्लांट का हाइट टॉल होगा, और प्लांट ड्वार्फ भी होता है, टॉल के साथ साथ प्लांट ड्वार्फ भी होता है। तो एक कैरेक्टर को पकड़ लिया मेंडल, प्लांट हाइट का दो फॉर्म, एक ड्वार्फ फॉर्म एक टॉल फॉर्म। अब देखते हैं, ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। आप जानते हैं टॉल जो है एक हाइट का दो कैरेक्टर हुआ तो उसको बोलेंगे ट्रेट। तो प्लांट में प्लांट बड़ा भी होगा तो टॉल, छोटा भी होगा ड्वार्फ। ठीक है, अब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन हमेशा पेयर में होगा, इसीलिए कैपिटल टी से दिखाते हैं डोमिनेंट फॉर्म को, स्मॉल से दिखाते हैं रिसेसिव को, और जीन को दिखा रहे हैं तो जीन हमेशा पेयर में होगा, इसलिए कैपिटल टी लिखे, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किए। अब जब इस जीन से गैमिट्स बनेगा, और गैमिट्स के फॉर्मेशन के टाइम में आप जानते हैं क्रोमोसोम और जीन हमेशा हाफ होता है, और हाफ करेंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी एक आएगा और स्मॉल टी से स्मॉल टी आएगा। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास आया, तो देखा गया कि F1 जनरेशन में, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन था वो सारा प्लांट टॉल हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें सारा प्लांट टॉल हुआ। अब ये जो F1 जनरेशन आया, जो नया प्लांट बना, वो अपना किसी भी पेरेंट से सिमिलर नहीं है, किसी भी पेरेंट से सिमिलर नहीं है, ना तो कंप्लीट ड्वार्फ है ना कंप्लीट टॉल है। पेरेंट से इसका जीनोटाइप सिमिलर नहीं है, जीन सिमिलर नहीं है। टॉल का जीन क्या था, कैपिटल टी, और ड्वार्फ का जीन क्या था, स्मॉल टी। तो ये आइदर ऑफ पेरेंट से सिमिलर नहीं दिख रहा है आपको। प्लांट टॉल है, प्लांट टॉल है, टॉल का मतलब ये हाइब्रिड टॉल है। ये टॉल जो आपको दिख रहा है ये हाइब्रिड टॉल हुआ। हाइब्रिड टॉल का मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और जहां भी डोमिनेंट फॉर्म, आप बोलिएगा कि अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो प्लांट ड्वार्फ क्यों नहीं हुआ कि आप टॉल लिख दिए कि F1 में सारा प्लांट टॉल होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर कैपिटल फॉर्म होगा, मतलब जहां डोमिनेंट का एक भी कैरेक्टर होगा, एक भी जीन होगा, तो वहां डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए सारा प्लांट F1 में कैसा आया, टॉल प्लांट। कंप्लीट टॉल तो नहीं हुआ, ये टॉल कैसा हुआ, प्योर टॉल की हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड प्योर टॉल कौन सा हुआ, ये कैपिटल टी। इसमें दोनों जीन सेम है, और इसमें एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल है डोमिनेंट फॉर्म है तो डोमिनेंट फॉर्म अपने आप को टॉल ही कहेगा। लेकिन ये हाइब्रिड टॉल हो गया क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट इसमें टर्म है एक रिसेसिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। इसको बोलेंगे प्योर टॉल, इसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में है। लेकिन जहां एक भी डोमिनेंट रहेगा वहां डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या एक डोमिनेंट कैपिटल है तो F1 में सारा प्लांट कैसा आया, F1 में सारा प्लांट टॉल आया। तो F1 में सारा प्लांट जब टॉल आया तो मेंडल बोला चलो जब F1 में टॉल आया तो F2 देखते हैं करा के। F2 में मेंडल क्या किया, सारा प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन करवाया, और सेल्फ पोलिनेशन करवा के देखा कि आखिर रिजल्ट क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब F1 में जो जनरेशन आया उसको F1 से ही क्रॉस कराया, पेरेंट्स अब दोनों F1 से चुना गया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन F1 में आया था उसको एज ए पेरेंट्स यूज किया गया और दोनों को सेल्फ कराया गया, सेल्फ में पोलिनेट कराया गया। और जब सेल्फ पोलिनेट तो जैसा गैमेट बनेगा, और गैमेट बनेगा यहाँ पर फ्रॉक मेथड से। फ्रॉक मतलब इसको आप दोनों जीन को अलग अलग लिख दीजिए, दो अलग अलग फॉर्म में फ्रॉक बना के, इधर भी दोनों को अलग अलग लिख दीजिए फ्रॉक बना के। अब ये कैपिटल टी यहाँ पे, इस कैपिटल टी को ये कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी आएगा। इसी कैपिटल टी को ये स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी तरह से ये स्मॉल टी लेंगे, फिर इसी तरह से ये स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब स्मॉल टी को सेल्फ पोलिनेट कराएंगे
तो ये आपका जो स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी को आप इस कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब फिर इसी स्मॉल टी को ये स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल टी आएगा। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हमको उम्मीद है कि आपको तो हमसे ज़्यादा अच्छा मेथड आता होगा। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो मेंडल देखा कि F2 जनरेशन के अंदर 4 प्लांट अपने पास ऑब्टेंट हुआ, 4 प्लांट ऑब्टेंट हुआ। 4 में से 3 प्लांट कैसा हुआ, टॉल, और 1 प्लांट कैसा हुआ, शॉर्ट, मतलब ड्वार्फ। तो मेंडल ये बोला कि F1 में तो कंप्लीट टॉल था, लेकिन जब F2 में सेल्फ पोलिनेशन करवाए, मतलब जो आपके पास F1 में जनरेशन आया था उसी जनरेशन को खुद उसी का जनरेशन से पोलिनेशन करवाए, क्रॉस करवाए, ब्रीड करवाए, ब्रीडिंग करवाए, तो देखा गया कि 4 प्लांट आया और 4 में 3 टॉल आया और 1 कैसा आ गया, ड्वार्फ आया। मतलब ये बोला कि जो F1 में रिसेसिव था F2 में वो भी जाके डोमिनेंट, वो भी जाके एक्सप्रेस हुआ, उसका भी डोमिनेंट होने का संभावना है। तो मेंडल ये बोला कि अगर आपका कैरेक्टर आपके फादर से आया और आप में एक्सप्रेस हुआ तो अच्छी बात है, अगर आप में एक्सप्रेस नहीं हुआ तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन में उसमें एक्सप्रेस होने की संभावना है, जो कि आप यहाँ देखिए कि नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर क्या हुआ, F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, अब 4 में 3 प्लांट कैसा हो गया, टॉल हो गया। 4 में 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट शॉर्ट हो गया। तो अब क्या है, अब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी दोनों इसमें डोमिनेंट फॉर्म है, दोनों इसमें रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो इसमें दोनों डोमिनेंट है, डोमिनेंट फॉर्म से क्या है, शॉर्ट, ड्वार्फ, एक्सप्रेस हुआ। इसमें भी दोनों डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर आपने आपको दिखाया टॉल। इसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो क्या इसमें कौन सा, ड्वार्फ होगा या टॉल होगा। तो हमने आपको बोल दिया जहां भी डोमिनेंट फॉर्म होगा तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, वहां पर रिसेसिव का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जहां समाज में बड़ा आदमी होगा तो बड़ा आदमी का ही चलेगा। यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल टी है, एक भी है तो प्लांट टॉल होगा, प्लांट टॉल होगा। ये टॉल प्लांट जो होगा इस टॉल प्लांट से थोड़ा छोटा होगा और ड्वार्फ से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोले कंप्लीट टॉल। ये क्या हुआ, हाइब्रिड टॉल, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो आपको प्लांट दिख रहा है तो 3 प्लांट आपको टॉल दिख रहा है, एक आपको शॉर्ट दिख रहा है। जो दिख रहा है अगर वही आप रेशियो में लिख देंगे, उस तरह का रेशियो को अपन बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, फिजिकल एक्सपीरियंस। आप 4 प्लांट में आपको 3 प्लांट टॉल दिख रहा है, एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो 3:1 लिख दीजिए ना। जो आपको दिख रहा है उसी को रेशियो में लिखिए, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ फिनोटाइप को काट के सेकेंड वाला में आप जीनोटाइप कर लें। क्या कर लें, जीनोटाइप, क्या कर लें, आगे सही कर दिया हो गया होगा, जीनोटाइप, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जीन का कॉन्स्टिट्यूशन, जीन कैसा है, कितना तरह का जीन है। तो अब जीन कितना तरह का है वो देखने के लिए यहाँ पर चलते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, जीन कितना तरह का है। तो अब जो आपको दिखा उसको आप रेशियो में लिख दे तो क्या होगा, फिनोटाइप। और जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना तरह का जीन है, अगर वो आपको लिखना है तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब ये तो एक कंप्लीट जीन है, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है। ये भी एक कंप्लीट जीन है, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है। और ये जो है, ये दो जो है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ये एक तरह का जीन हुआ तो एक लिख दिए, टॉल वाला प्योर टॉल। हाइब्रिड टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट है, दोनों का जीन सेम है, इससे भी अलग है लेकिन आपस में सेम है तो 2 लिख दिए। और इसका जीन अलग है तो यहाँ 1 लिख दिए, तो 1:2:1। तो जीन का जो मेकअप था, जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो आप लिखे तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जो आपको दिखा, जैसा प्लांट आपको दिखा उसको जो आप लिख दिए उसको बोलेंगे फिनोटाइप। प्लांट आपको क्या दिखा, 3 प्लांट टॉल, 1 प्लांट शॉर्ट, तो 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछता है एग्जाम में कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन के बेस पे नहीं होता है, वहाँ एक ही प्लांट था, वो F2 जनरेशन के बेस पे होता है। तो मोनोहाइब्रिड का जब F2 कराएंगे आप तो 4 प्लांट आएगा, उसमें से 3 टॉल, 1 ड्वार्फ, तो 3:1 हो गया। अब 4 प्लांट का जीनोटाइप क्या है, तो ये तो जीनोटाइप इसका टॉल कैपिटल टी जीन हो गया, इसका 2 जीन है, ये अलग जीन हुआ, ये दोनों अलग जीन हुआ। और संख्या में कितना है, नंबर में कितना है, 2 है, इसलिए क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। यहाँ पर 2 लिख दिए ना,
ये अलग जीन है और संख्या में 2 है तो जितना भी है। ये भी एक अलग जीन है स्मॉल टी, इसका नंबर कितना है 1 है तो 1:2:1। उम्मीद करते हैं कि आप जीनोटाइप और फिनोटाइप अच्छे से लर्न कर लेंगे और समझ भी गए होंगे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अपन कंक्लूजन देखेंगे और डायहाइब्रिड क्रॉस और साथ में आपका सेक्स डिटर्मिनेशन वो कल पढ़ेंगे। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए कैपिटल टी दोनों प्योर फॉर्म में है, दोनों डोमिनेंट है। अगर बोथ डोमिनेंट है, स्मॉल टी दोनों क्या है रिसेसिव है, तो दोनों सेम अगर है, दोनों जीन अगर सेम है, इस तरह का कंडीशन को बोलते हैं प्योर कंडीशन। और उसी का एक अलग नाम देते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम और जाइगस का मतलब जाइगोट। अगर दोनों सेम है, दोनों जीन सेम है तो प्योर कंडीशन में है और होमोजाइगस फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो जहाँ कैपिटल टी है वो अपने आप को तो एक्सप्रेस करेगा, वो अलग बात हो गया, प्लांट टॉल ही होगा। लेकिन ये किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में कि इम्प्योर फॉर्म में? तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो जीन तो इम्प्योर फॉर्म में है। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, जीन कैसा हो गया इम्प्योर फॉर्म में है। और इम्प्योर फॉर्म को लिखते हैं हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और फिनोटाइप जीनोटाइप तो आपको पहले समझा दिए हैं, जो आपको दिख रहा है अगर आप वही लिख दिए तो वो हो गया फिनोटाइप, और जितना तरह का जीन है वो लिख दिए तो बोलेंगे जीनोटाइप। जितना तरह का जीन है और जितना संख्या में है, ठीक है, वो हो गया जीनोटाइप। यहाँ पर सही करके लिखा हुआ है जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। इतना दिन तक स्टूडेंट ये होमो हेट्रो समझने में क्या होता है बहुत कंफ्यूज रहता है। आप तब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कौन हो गया होमो? अगर दोनों जीन सेम है तो होमो, दोनों अलग अलग है तो हेट्रो। इसमें क्या है? अब क्या ऑब्जर्व किए मेंडल साहब ऑब्जर्व किए कि 3 ऑब्जर्वेशन मेंडल का है। अब ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपको अगर पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ऑब्जर्वेशन लिखिए, आपको 3 लिखना है। पहला कि F1 में जितना प्लांट आया सब क्या आया, टॉल आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो F2 में प्लांट आया वो 1/4 शॉर्ट था। 1/4 शॉर्ट का मतलब 4 प्लांट में से 1 प्लांट कैसा था, शॉर्ट था, 3 टॉल था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो आपको दिखा, जीनोटाइप मतलब जो जीन का कंस्टिट्यूशन था, कैसा जीन था, कितना टाइप का जीन था और कितना नंबर ऑफ जीन था, ठीक है। तो फर्स्ट टी कैपिटल टी तो एक अलग टाइप हुआ, वो 1 नंबर में था। सेकंड था कैपिटल टी स्मॉल टी, वो 2 था जो कि टॉल था, वो सेकंड जीन हुआ, 2 था इसलिए 2 लिख दिए। और स्मॉल टी 1 था इसलिए 1 लिख दिए। कोई दिक्कत? जीन देख के लिखना है और आपको रिमेंबर भी करना है एग्जाम में भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल? कंक्लूजन ये निकाला कि जितना कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट होगा और जहां स्मॉल टी रहेगा मतलब शॉर्ट प्लांट होगा। अगर कंक्लूजन ये हुआ कि कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टॉल, और जहां स्मॉल टी तो शॉर्ट। फर्स्ट सेकंड में बोलता है कि सिंगल कॉपी ऑफ टी, मतलब कहना यह है कि अगर डोमिनेंट का एक भी रहेगा, डोमिनेंट फॉर्म का एक भी जीन रहेगा, डोमिनेंट को हम दिखाते हैं कैपिटल फॉर्म में। ये रिप्रेजेंट करने का मेंडल का तरीका है, क्योंकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो मेंडल का तरीका ही यूज करेंगे। अगर डोमिनेंट फॉर्म में एक भी है तो अपन क्या लिखेंगे कि वो प्लांट तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। 2 जीन होता है, जीन हमेशा पेयर में होता है, और पेयर फॉर्म में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये जीन हुआ, जीन पेयर में हमेशा होता है। अब यहाँ पर कैपिटल टी भी स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। यहाँ पर एक भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव को हमेशा पेयर में होना पड़ेगा। दोनों अगर रिसेसिव होगा तभी रिसेसिव अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा कंक्लूजन ये हुआ कि जो कैरेक्टर है कैपिटल टी को बोलते, कैपिटल से डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल से क्या करते हैं, रिसेसिव को एक्सप्रेस करते हैं। तो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा दोनों को साथ में होना पड़ेगा, और डोमिनेंट को एक्सप्रेस होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट हमेशा साथ में हो। डोमिनेंट अगर अकेला भी है तो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए। डायरेक्ट पूछता है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो, आप लर्न कर चुके हैं 3:1 और 1:2:1 क्या हुआ जीनोटाइप रेशियो। आपको हम लर्न ही नहीं कराए, आपको समझने के लिए भी सिखाए, ठीक है।
मेंडल का पूछता है ऑब्जर्वेशन, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो आपको एकदम 5 का 5 नंबर मिलेगा। मेंडल का पूछेगा कंक्लूजन, तो ऐसे 3 पॉइंट लिखेंगे, आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, नो डाउट। इसमें से दो में से कोई एक चीज तो पूछेगा कि मेंडल किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पिजम पी प्लांट पे, पिजम सटाइबम, ठीक है, उसको गार्डन पी बोलते हैं। कितना करेक्टर पी प्लांट में सेलेक्ट किया, 7 करेक्टर। और 7 कैसा करेक्टर था, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब हुआ अगर करेक्टर अपना वेरिएबल फॉर्म में है, जैसे कि प्लांट का एक करेक्टर पकड़ते हैं टॉल, सॉरी हाइट, हाइट इज ए करेक्टर, उसका 2 वेरिएबल फॉर्म है, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो 2 फॉर्म हुआ तो बोला कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। और कितना करेक्टर, तो 7 करेक्टर। और सातों का नाम लिखिए और सातों का डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म लिखिए, तो आपको टेबल में हम लिख के दे चुके हैं, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये पूछ दे कि मेंडल का किसी एक कैरेक्टर का डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म पूछ दे 1 नंबर का, ठीक है। इतना क्वेश्चन मोनो हैबिट से बनता है। इसमें से मोनो हैबिट में से एक क्वेश्चन आएगा कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन 5 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला तो कौन सा प्लांट पे किया, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल कौन सा प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कितना कैरेक्टर सेलेक्ट किया, इतना क्वेश्चन इससे बनता है। इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिखें, वहाँ भी रिप्लाई करेंगे। और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है फिर से बोल देते हैं 9461699918, इस पर भी आप पूछ सकते हैं। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस। थैंक्स। अब नेक्स्ट जो सेकेंड वीडियो फॉर्म इसका होगा, पार्ट बी होगा हेरिडिटी का, उसमें डायहैबिट क्रॉस और सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे। हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं ताकि आपका कम टाइम लगे और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिले, ये मेरा आपके लिए हमेशा प्रयास होता है। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी इस पर वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको प्रिपेयर कर सकें। और बोर्ड से पहले इसको ख़त्म करने के बाद हम इस पर क्वेश्चन भी डालेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे। तो आपको किस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए आप ये भी बोल सकते हैं कि हमको इस टॉपिक का ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी मिलेगा। और किसी को अगर नोट्स चाहिए, अगर वो देख के नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी जल्दी, नोट्स या तो रोक के लिख लें, या अगर नोट्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में तो वो भी कमेंट में लिख दें, हम उसे वहाँ पर कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे और नोट्स भेज देंगे, ठीक है। अभी तक के लिए यहाँ पर ही रोकते हैं लेक्चर को। थैंक्स अ लॉट।